मेरे प्यारे बच्चों 70 नंबर का यह पेपर है और इसको हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मैंने बताया शुरू में ही कि 15 मिनट आप इस पेपर को पढ़ोगे और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करोगे। यहाँ पे कुछ आपका सामान्य निर्देश दिया गया है जो कि आपको पढ़ना है। क्या है? पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब जितने प्रश्न है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। ठीक है, तीसरा है कि खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं जिनके उत्तर OMR शीट पे देने हैं। ठीक है, खंड अ में 20 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिनका उत्तर आपको OMR शीट पे देना होगा। फिर चौथा है कि OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर वाइटर आदि का प्रयोग न करें। मतलब एक बार जो आपने रंग दिया OMR शीट पे फिर उसे दोबारा काटना नहीं है। इसके बाद है पांचवा कि दूसरा खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे जिसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे सॉल्व करना होगा और इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे ही मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद 6 है कि इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। ठीक है, सातवां है कि प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड आपको करने हैं। आठवां है प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है, मतलब हर एक प्रश्न के आगे बताया गया कि यह प्रश्न कितने नंबर का है। बोला है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए जो आपको प्रश्न नहीं आ रहा हो। ठीक है, चलिए देखते हैं मेरे प्यार बच्चों, यहाँ से आप लोगों का पेपर स्टार्ट होता है। मेरे प्यार बच्चों मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। यहाँ से खंड अ आएगा जिसमें आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जिसका उत्तर आपको OMR शीट पे देना होगा। ठीक है, मैं पूरा का पूरा सोल्यूशन आप लोगों को बताने वाला हूँ, विद सोल्यूशन बताने वाला हूँ, एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। पहला प्रश्न देखो क्या है, बहुविकल्पीय का। देखो बहुविकल्पीय प्रश्न है पहला, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 और एचसीएफ 3 है, एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। मेरे प्यारों जो बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। सूत्र कहता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। फार्मूला तो यही कहता है। तो पहली संख्या मेरे प्यारे बच्चों क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या हमारे पास यहाँ पे दिया कि एक संख्या 12 है, तो एक संख्या तो 12 हमारी हो गई। दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है बराबर एलसीएम कितना है 60 और एचसीएफ कितना है 3। बस अब तो आपको सिर्फ हल करना है। कैसे करोगे, देखो 12 पाँचे 60 तो हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर 5 गुणे 3 बराबर 5 तिहाई 15। वो दूसरी संख्या कौन सी होगी 15 हो गया। देखो कितना ज्यादा सिंपल है, बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। मेरे प्यारे बच्चों कोई एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय, तो परिमेय संख्या का जब भी अपरिमेय संख्या में गुणा होता है हमेशा आपका सदैव आपका अपरिमेय संख्या कहलाता है। सदैव अपरिमेय संख्या, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई परिमेय संख्या का गुणा अगर अपरिमेय में हो तो सदैव अपरिमेय होता है। चलो दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। तीसरा है कि रेखा युग्म समीकरण x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और 4x प्लस 8y माइनस 20 बराबर 0 के हल होंगे। अब इनको हल करना है। ठीक है, देखो कैसे हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ से a1 b1 c1 निकाल लीजिए, यहाँ से a2 b2 c2 निकाल लीजिए। ठीक है, आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों जब निकालेंगे आप यहाँ से a1 निकालोगे तो a1 बराबर क्या होगा x का गुणांक 1। ठीक है, b1 बराबर क्या होगा y का गुणांक 2। अगर मैं यहाँ से c1 निकालूं तो c1 गुणांक क्या होगा -5। ठीक है, इसी तरह नीचे आप इसमें से a2 निकाल लीजिए, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा 4। b2 अगर निकालूं तो b2 बराबर क्या हो जाएगा 8 और c2 निकालूं तो c2 बराबर क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से तुलना करो, a1 बटा a2 निकाल लो। a1 बटा a2 कितना निकलेगा, a1 1 है और a2 आपका 4 है। यहाँ आप b1 बटा b2 निकाल लो, b1 आपके पास 2 है और b2 आपके 8 है। कटाओगे तो 2 कम 2 और 2 चौको 8, ये भी आपका आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आप c1 बटा c2 निकाल लो, तो c1 आपके पास -5 है और c2 आपके पास -20 है। जब इसको कटाओगे तो ये भी आपका 5 कम 5 5 चौको 20, ये भी आपका 1/4 आ जाएगा। इधर आपका माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मतलब 1/4 भी आया, 1/4 भी आया, 1/4 भी आया, मतलब कि तीनों बराबर है। a1 बटा a2 जो है वो बराबर है b1 बटा b2 के और ये भी बराबर है आपका c1 बटा c2 के। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर तीनों वैल्यू अगर आपका बराबर हो जाती हैं तो समझ लो कि समपाती रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं होंगी, मतलब एक दूसरे पर चढ़ी हुई रेखाएं होंगी। ठीक है, समपाती रेखाएं का मतलब ये चीज हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि इसका हल जो निकलता है अपरिमित रूप से अनेक हल निकलता है। अपरिमित, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब बहुत सारे हल निकलते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल इसके निकलते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन देखेंगे तो देखो यहाँ पे लिखा है
अपरिमित रूप से अनेक हल मतलब दूसरा वाला ऑप्शन, अपरिमित रूप से अनेक हल, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आप लोगों को? प्रश्न नंबर तीसरा भी समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। मतलब कह रहा है कि वो कौन सी संख्या है जिसे हम 70 में उसको भाग देंगे तो शेषफल 5 बचेगा, और 125 में जब भाग देंगे तो शेषफल 8 बचेगा। मेरे प्यारे बच्चों देखो कितना ज्यादा सिंपल है, इसको लगाने का तरीका क्या है कि देखो जब 70 में भाग देते हो तो शेषफल 5 बचता है, और वहीं जब 125 में भाग देते हो तो शेषफल 8 बचता है, तो शेषफल को घटा दिया जाता है, तो यहाँ 65 बच जाएगा और यहाँ पे 117 बच जाएगा। अब सिंपल आपको इन दोनों संख्याओं का मेरे प्यारे बच्चों HCF ले लेना है। क्या ले लेना है? HCF। HCF जो लोगे तो 13 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, HCF क्या आ जाएगा? 13। अतः वह संख्या 13 है। ठीक है, अतः वह संख्या कौन सी है? 13 मेरे प्यारे बच्चों। अब 13 का मतलब पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस पर ट्रिक लगा लो पहला वाला ऑप्शन पे। प्रश्न नंबर चौथा भी आपको समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। पांचवा प्रश्न देखो क्या है, पांचवा मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा की 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल, तो यहाँ पे सीरीज आपको एपी निकालेंगे हम। एपी जो सीरीज निकलेगी हमारी, 3 के प्रथम 5 गुणज कौन होंगे? 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौको 12 और 3 पांचे 15, यही होगा। अब इनका हमें योग निकालना है। ठीक है, तो योग कैसे निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों? तो देखो यहाँ पे योग निकालने के लिए फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम लोग? फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ये होगा SN। अगर मैं यहाँ से SN निकालू तो SN बराबर क्या हो जाएगा? N/2 कोष्टक में A+AN। ठीक है, ए आपका प्रारंभिक होता है मतलब प्रथम वैल्यू, और एन होता है अंतिम। ठीक है, यहाँ से मैं अग्रेसन निकालूं तो एन कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 1 2 3 4 5, एन की संख्या 5, तो 5/2। पहली संख्या क्या है? 3, और लास्ट संख्या कितना है? 15। बस हो गया। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा? 5/2 और गुणे 15 3 18, 2 से कटा दो, दुनवा 18, तो एस एन जो संख्या आ जाएगी वो जाएगी 5 × 9 मतलब 5 45। बात खत्म। तो संख्या क्या है? 45 है। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल 45 होता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। है ना सिंपल? बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, बस आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कह रहा है पहला कि दिए गए समीकरण के विविधकर शून्य से कम है, तो पहले आप विविधकर निकाल लीजिए तभी तो आप तुलना कर पाएंगे। क्वेश्चन 6 विविधकर का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों D = B² - 4AC, यह विविधकर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से पहले आप AB का वैल्यू निकालिए। A बराबर क्या आ जाएगा? 2, B बराबर क्या आ जाएगा? -4, C बराबर क्या आ जाएगा? 3। इतना तो जानते ही हो ना ABC का वैल्यू निकालना। चलो तो यहाँ रख लो। D बराबर क्या हो जाएगा? B², B मतलब कि -4 का हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर -4 × A का वैल्यू कितना है? 2, और C का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 3 है। तो ये हो जाएगा D बराबर -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा -4 दूनी के 8 और 8 त्रिके 24, तो 16 - 24, तो D बराबर मेरे प्यारे बच्चों का आ जाएगा -8। D बराबर क्या आ गया? -8 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो बोला है कि दिए गए समीकरण विविधकर शून्य से कम है, तो शून्य से कम है कि नहीं? जब माइनस में संख्या होता है तो शून्य से कम होता है, तो पहला वाला तो सही हुआ। इसके बाद दूसरा है कि समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, तो मूल वास्तविक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि माइनस में मेरे प्यारे बच्चों। अगर एक प्लस में रहता तो मूल वास्तविक होता। ठीक है, तो मूल वास्तविक नहीं, मतलब बी वाला भी सही है। फिर तीसरा है कि समीकरण के विविधकर शून्य है, नहीं शून्य तो नहीं है, -8 है। इसके बाद समीकरण के मूल वास्तविक है, नहीं वास्तविक नहीं, मतलब ए और बी सही है। ठीक है, लिखा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो उत्तर का चयन करेंगे तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा, ए और बी सही है। अभी हमने बताया ना कि ए और बी सही है, तो ये होगा, इस तरह ये लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। सातवां प्रश्न देखो क्या है। सातवां प्रश्न है कि ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष दिए हुए हैं ए ओ बी, इसका विकर्ण आपको ज्ञात करना है। देखो ये भी प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे निकालेंगे? पहली बात, कोई आप एक छोटा सा आयत बनाओ जो बोला है। ठीक है, मैं एक आयत बना लेता हूँ, ये आयत बन गया। ठीक है, नाम भी रख लेता हूँ ए ओ बी, ये इसके विकर्ण है। ठीक है, देखो ए का निर्देशांक आपको दिया है 0,3 दिया हुआ है, इधर ओ का निर्देशांक दिया है 0,3, इधर बी का निर्देशांक दिया है 5,0। कह रहा है कि इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। विकर्ण मतलब ए बी ज्ञात कर लीजिए। तो ए बी मतलब क्या हो जाएगा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही तो है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको याद है, क्या होता है? x1 - x2 का होल स्क्वायर होता है, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर मैं ए बी निकालूं तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? करनी में x1 यहाँ पे क्या है? 0,
अब माइनस x2 क्या है यहाँ पे 5, तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 यहाँ पे 3 है और माइनस y2 यहाँ पे 0 है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो ए बी बराबर जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा करनी में 0 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे जाएगा -5, तो -5 का होल स्क्वायर और प्लस 3 में से 0 जाएगा तो 3, तो 3 का होल स्क्वायर। तब यहाँ से मैं ए बी निकालूंगा तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर करोगे तो प्लस के 25 प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, करनी में 25 और 9 कितना होता है 34, तो करनी में 34 का वर्गमूल निकलता नहीं है तो इतना पे रुक जाएगा। ए बी बराबर करनी में 34 आ गया, देखो दिया है ऑप्शन में, तो ए बी बराबर करनी में 34, सी वाला ऑप्शन देखो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सी वाला। क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं। और अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8वां, कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स -5/4 बराबर 0 का एक मूल आपको दिया है कि एक मूल आपका 1/2 है, तो के का मान है, एक मूल आपको दे दिया, देखिए समीकरण देने के बाद एक मूल दे दिया है, जब भी आपको एक मूल दे देना है तो वो वैल्यू एक्स की कहलाती है, किसकी कहलाती है एक्स की, जहां पे भी एक्स आएगा वहां पे आप 1/2 रख लीजिएगा, के का वैल्यू निकल जाएगा। ये भी सिंपल है, देखो कैसे लगाओगे, दिया है आपको एक्स स्क्वायर और बीच में दिया है प्लस के एक्स -5/4 बराबर 0 दिया हुआ है, जहां पे भी एक्स आएगा वहां पे हम 1/2 रखेंगे, देखो एक्स आ गया ना तो यहाँ पे आप 1/2 रख लीजिए, तो 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस के गुणे फिर एक्स आ गया तो फिर हो जाएगा 1/2, हो जाएगा -5/4 बराबर 0 हो जाएगा। जब इसको हल करोगे तो एक का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 1, इधर 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4, ठीक है, प्लस के का गुणा 1 में करोगे तो आ जाएगा k/2, इधर हो जाएगा -5/4 बराबर के 0। सिंपल करना क्या है कि इधर बचा k/2 बराबर इस -5/4 को उधर भेजो तो +5/4 हो जाएगा, इधर +1/4 को उधर भेजोगे तो -1/4 हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा आपका k/2 बराबर नीचे आपका 4 है, ये भी 4 ये भी 4 तो नीचे 4 ही होगा, 5 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 4, ठीक है, तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा k/2 बराबर कितना बच गया 1, तो यहाँ k निकालेंगे तो k बराबर क्या आ जाएगा 2 का गुणा 1 में हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2, तो k बराबर क्या आ गया 2 आ गया। देखो k बराबर 2 दिया है, देना तो चाहिए, पहला वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। चलो प्रश्न नंबर 9 देखो क्या है, प्रश्न नंबर 9 है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, बिल्कुल सही बात है, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात समानुपाती होती हैं, बिल्कुल सही बात है, तीसरा उपयुक्त दोनों, बस यही होगा उपयुक्त दोनों, दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके संगत कोण बराबर भी होता है, संगत भुजाएं समानुपाती भी होती है। चलिए तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, यहां तक आपको क्लियर है। आगे देख लो मेरे प्यारे बच्चों 10वां प्रश्न क्या है, यदि एक समकोण त्रिभुजिया है एबीसी में कोण सी 90 अंश है, एसी 3 सेंटीमीटर है, बीसी 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप होगी। मेरे प्यारे बच्चों देखो कैसे लगाओगे इसको, बहुत सिंपल प्रश्न है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज आप छोटा सा बना लो, बोला है जैसे, चलो मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ जिसमें बोला है कि सी 90 अंश है, मतलब ये वाला सी 90 अंश है, ठीक है, बाकी इसका नाम आप ए रख सकते हो, इसका नाम आप बी रख सकते हो। कह रहा है कि एसी बराबर 3, एसी बराबर ये आपका 3 दिया है, बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, कह रहा बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप, मतलब बिंदु सी से अगर ये जाने वाली माध्यिका की माप आपको याद करना है, ठीक है, इसका नाम माध्यिका की नाप। अब हम करेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल हम लोग पाइथागोरस नियम लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस नियम लगा के पूरा का पूरा कर्ण निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि लंब आपको दिया है आधार आपको दिया है, पहले कर्ण निकालो। तब पाइथागोरस नियम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण मतलब ए बी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर, यही तो कहता है। तो कर्ण स्क्वायर ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा ए सी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपका ए बी का स्क्वायर जो होगा वो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 9 कितना 25 होता है। अगर मैं ए बी निकालूं तो यह वर्ग है उधर जाएगा तो वर्गमूल में आ जाएगा, ठीक है, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा 5, तो ए बी का वैल्यू टोटल 5 आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ गया 5 आ गया। लेकिन हमें माध्यिका ज्ञात करनी है, तो माध्यिका करने के लिए उसको आधा कर दो, तो 5 का आधा कर दोगे तो आ जाएगा 2.5, तो माध्यिका कितना गया 2.5 सेंटीमीटर, बात खत्म। देखो दिया 2.5 सेंटीमीटर, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं।